सीमा और दोस्तों दूसरा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई भारत के अंदर एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुई है और जी वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोज़ीशन थी, वो जो तकरीबन काफ़ी महीनों से ऑलमोस्ट शायद 10 महीनों से खाली पड़ी थी, उसपे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अपॉइंट कर दिया गया है और जी कमाल की बात तो ये है कि वो रिटायर हो चुके हैं। एक रिटायर बंदा जो है, उसको सर्विंग के ऊपर लगा दिया गया है। ये क्या चीज़ है? इसकी समझ नहीं आई। ज़रा थोड़ा-सा हमें एजुकेट करें कि क्या भारत में सैकड़ों जनरल्स होंगे, सर्विंग जनरल्स होंगे, बड़े तगड़े होंगे, नेवी में होंगे, एयर फोर्स में होंगे, उनको नहीं लगाया और एक रिटायर्ड बंदा जो घर चला गया है, उसको लगा दिया गया है। तो ये बेसिकली क्या लॉजिक है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब की इनसे केमिस्ट्री अच्छी है? या ये बहुत कॉम्पिटेंट थे? या कि वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक शुरू से माइंडसेट रहा है कि मेरी मर्ज़ी का बंदा हो, ये वो चीज़ तो नहीं, आप कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद और आपका सवाल आ ही गया। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक रूल लाया था कि अगर कोई सर्विस में हो या कोई रिटायर्ड हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, और अप टू अ सर्टेन एज किसी को भी सीडीएस बनाया जैसा, देयर वाज अ अमेंडमेंट इन द रूल। सो इट इज नॉट अ आर्बिट्ररी डिसीजन कि भाई मतलब मेरी इस पे मेरे को ये बंदा पसंद है इसलिए मैं ले लूँ। देयर इज अ प्रॉपर अमेंडमेंट इन द रूल। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखें, अगर आप इनके क्रेडेंशियल्स देखें, और देखिए सिलेक्शन होता है क्रेडेंशियल्स पे, अगर आप इनके क्रेडेंशियल्स देखें, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें, और अगर आप प्रायोरिटीज देखें, अगर इन तीनों चीजों को देखो, क्रेडेंशियल्स क्या, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या और देश की प्रायोरिटीज क्या, इनको देखते हुए जनरल साहब इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर द जॉब। It is not a question of whom do I like or whom do I do not like. It might happen in Pakistan because वहाँ liking सब कुछ होती है, और किसको एक्सटेंशन देना नहीं देना, भाजपा सबको देना नहीं, लगता तो नहीं दे रहे, कुछ सुना कल अमेरिका निकल गए, पर नहीं वो मसला नहीं है आज। तो देखिए, यहाँ मैं क्रेडेंशियल्स की बात करता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करता हूँ, और फिर बताता हूँ प्रायोरिटीज के। देखिए क्रेडेंशियल्स अगर आप जनरल साहब की देखें, ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ द एज। अभी मई में रिटायर हुए, लास्ट ईयर में, मई जून की बात है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो सर, ही हैज बीन डीजीएमओ, ईस्टर्न कमांड के हेड रहे हैं, राइट। और ये ये नेवी में भी, नेवल कमांड के भी पार्ट रहे, सो ही अंडरस्टैंड्स अ बिट गुड अमाउंट ऑफ नेवी। ही हैज बीन हेड ऑफ द ईस्टर्न कमांड, ही हैज बीन डीजीएमओ, एंड ही हैज सर्व्ड ऑन वेरियस पोस्ट्स। अब आप बात करें, जो ऑपरेशन सनराइज हुआ था, जो इंडियन आर्मी और म्यांमार फोर्सेस ने अपने इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे किया था, काफी टेररिस्ट कैंप्स वगैरह को उड़ाया था। ही इज द आर्किटेक्ट एंड and the person who conceptualized and executed everything. जो हमारी एलएसी, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, प्रिपेयर्डनेस बढ़ाना और अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करके दूसरे लेवल पे लेना, उनको क्रेडिट मिलता है। ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ मिस्टर अजीत डोवल टीम में, एनएससी के जो टीम था, जो उसका एनएससी सेक्रेटरीट होता है, उसमें ये थे एज अ मिलिट्री एडवाइजर, राइट। और ये जो हमारा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, उसके पे देयर ही हैज बीन एक्सपर्ट। ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। He has been a part of various anti-insurgency operations in J&K and along the eastern side of the border. तो अगर इतने सारे क्रेडेंशियल्स देखे, ये आते गोरखा रेजिमेंट से, ये सेम रेजिमेंट है जहाँ से स्वर्गीय विपिन रावत जी आते थे। ये आते हैं पौड़ी से, ये वही जगह है जहाँ से विपिन रावत जी आते हैं। और विपिन रावत जी ने इनके बारे में एक चीज बोला था कि ही इज अ मैन ऑफ एक्शन एंड ही डजंट टॉक मच, ही बिलीव्स इन गेटिंग थिंग्स डन। तो अगर आप देखिए, नेवी के क्रेडेंशियल्स इनके हैं, इन्होंने ईस्टर्न सेक्टर में काम किया, एंटी एजेंसी की, जेएंडके की बात करें, और ये ऑपरेशन सनराइज की बात करें, डीजीएमओ रहे हैं, और एनएसए के मतलब एनएसए सेक्रेटरीट में रहे एज मिलिट्री एडवाइजर। तो और बाकी एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जितने भी इनको पावर रैंक्स मिले हैं, जो भी इनको काम मिला है, जहां जहां बखूबी निभाया, बहुत सारे मेडल हैं इनके पास। So if you look at an array of things which he brings to the table, that is the idea. These are the credentials why he has got the job. उसके अलावा मैंने आपको रेजिमेंट वगैरह तो बता दी, ये सब बता दिया। उसके अलावा देखिए, जब आप सीडीएस बनते हैं, तो एक मिलिट्री सेक्रेटरीट में आप सेक्रेटरी भी बन जाते हैं, मिलिट्री अफेयर्स में। तो यू आर ऑल्सो ए हाईएस्ट रैंकिंग, तो आप सीडीएस भी होते हैं साथ में, और आप हाईएस्ट रैंकिंग ब्यूरोक्रेट भी होते हैं साथ में। दीज आर द टू पोस्ट विच यू गेट।
So he is a very ideal man for the job. And looking now, coming to the threat perception. The threat perception is from the East. हम जानते हैं threat perception is from China. And he is a man who understands East better or best than anybody else. एक तो वो है, and he has a lot of experience. He has delivered there. Operation Sunrise की बात करें, बालाकोट की बात करें, और न्यूमरस ऐसे छोटे बड़े काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स रहे। और सबसे बड़ी बात जो LAC पे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाम्प करना, रेडीनेस बढ़ानी, एक बहुत बड़ा रोल और योगदान उन्होंने किया था, जिसको पूरी इंडियन मतलब आर्म्ड फोर्सेस उनको मानते हैं और उसके लिए एक्नॉलेज करते हैं। और इसके अलावा अब ये NSA साहब के साथ रहे तो सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की जानकारी रखते हैं, दोनों की सूझबूझ रखते हैं। और जो हमारा जो एक अभी जो एक सिक्योरिटी के अपैरेटस को देखा जाए, एक होलिस्टिक व्यू लिया जाए कि भाई एक जो होलिस्टिक व्यू है उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ही इज द मैन हु अंडरस्टैंड्स ऑल द डायमेंशंस ऑफ द सिक्योरिटी। उसके अलावा मैं नेवी का तो मैंने आपको बताया, बिकॉज इंडो पैसिफिक इज अ प्रायोरिटी। अब आते हैं कि प्रायोरिटीज क्या, प्रायोरिटीज चीमा साहब है थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स, जो एक ऑलमोस्ट इसकी एक रिपोर्ट ऑलमोस्ट बन गई थी पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए बिपिन रावत जी। दैट विल बी हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके अलावा जो हमारा expenditure that has to move towards the capex wherein we will be procuring more and more equipment and more technology. थर्ड होगा indigenization, कितनी चीजें हम यहाँ बना पाएंगे, कितना हम डिपेंडेंस बाकी बाहर के चीजों पे कम करेंगे। एंड लास्ट विल बी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सो दैट वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स। और ये सारे चीजों को अगर आप कॉम्बिनेशन में देख ले, मैंने आपको क्रेडेंशियल्स बताए, मैंने आपको थ्रेट्स बताए, और मैंने आपको बताया प्रायोरिटीज के, इफ यू कंबाइन ऑल द थ्री ही इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। जैसे अगर हम बात करें अभी, जैसे हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, देखिए चीमा साहब, इंडो पैसिफिक में आपको नेवी भी चाहिए, आपको आर्मी भी चाहिए, आपको एयरफोर्स भी चाहिए, पर प्रोपोर्शन विल चेंज। अब ऊपर लद्दाख में जब बात करेंगे तो लद्दाख में आपको तीनों चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल लद्दाख में भी आपको तीनों चाहिए। अगर हम पैंगोंग सो की बात करें तो पैंगोंग सो में अगर जैसे थिएटर कमांड्स कंप्लीट होती है, एक एक्स अमाउंट ऑफ नेवल प्रेजेंस और नेवल स्किल्स भी चाहिए पैंगोंग सो पे, चाहे कि वो इतने 1000 फुट ऊपर है हिमालयाज में, बट बिकॉज इफ यू लुक एट दैट लेक वी नीड स्किल्स। और अब कहाँ कितना डालना है, किस पे प्रायोरिटी हो, कहाँ कैसे कमांड्स बनाए जाए, देखिए दिस डॉक्यूमेंट विल कम, विल नो हाउ द स्ट्रक्चर इज डन, बट दिस इज ब्रॉडली वेयर द प्रायोरिटीज आर। तो उसमें प्रायोरिटाइज करना, किसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, कहाँ चाहिए, कितना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैसे, इंडियनाइजेशन कैसे, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस कैसे रिड्यूस करें। और जो फ्यूचर वॉरफेयर है दैट इज नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, दैट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वॉरफेयर हैज वेरियस डायमेंशंस। वैसे भी हमारा जो दुश्मन है CCP, ही बिलीव्स इन 360 डिग्री वॉरफेयर और टोटल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है चाइना का। हाउ टू काउंटर द टोटल वॉरफेयर ऑफ चाइना व्हिच आल्सो इंक्लूड्स अ बिग अमाउंट ऑफ प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट, राइट। तो इस सबको देखते हुए चीमा साहब, I think General Chauhan is the best man for the job. That is why he has been handpicked, and he's a man of action. That is what जो सर की विपिन रावत जी ने कहा था, he's not a man who talks much. He is a man who gets the job done. और जहाँ ये रहे, इन्होंने एक मतलब he has taken that core or that position or that responsibility to altogether different level. So it is purely based on credentials and what is the capability it brings to the table. It is not based on whom I like, what I like, मेरी किससे बनती, मेरी किससे नहीं बनती। हमारे ऐसे डिसीजन नहीं होते चीमा साहब। समझ में थोड़ी सी हेड स्पेस दीजिएगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी सुमित भाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, ये बड़ी खूबसूरती से आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है? कि और वो सवाल का जवाब ये है कि ये जो कानून के अंदर अमेंडमेंट हुई है, ठीक है? और ये जो सर्विस रूल्स अमेंड किए गए, तो जी एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक एयर जी मार्शल या वाइस एडमिरल जो है, वो अंडर द एज ऑफ 62 जो है जी वो एलिजिबल है, जी ठीक है जी? तो सुमित भाई, रिटायर्ड बंदा क्यों? कानून बदल दिए, पूरी की पूरी सर्विस रूल पकड़ के चेंज कर दिए एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए। और रिटायर्ड बंदे को वापस लेके आना, देखें पाकिस्तान में अगर आर्मी चीफ जो है, उसको जब अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन मिलती है, तो लोग कहते हैं यार देयर मस्ट हैव बीन समवन बेटर, क्यों एक्सटेंशन मिली? ये सवाल उठते हैं ना, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई जनरल ऐसा नहीं है जो सर्विंग जो आ सके। क्या कोई जनरल नहीं है? एक बात, एक तो आपने बता दी कैपेबिलिटीज़, स्ट्रेंथ, ही हैज़ अ विज़न, ही हैज़ सर्व्ड। लेकिन जो फंडामेंटल क्वेश्चन बनता है, क्या कोई जनरल नहीं है इंडिया के अंदर, जो इनकी पोज़ीशन जिनको रिटायर्ड बंदे को लाया गया
और स्पेशली जो सर्विस रूल्स अमेंड किए गए, आप नहीं समझते इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी? बिकॉज़ ऑलरेडी सीडीएस की पोज़ीशन की वजह से जो फॉर्मर बिपिन रावत साहब थे, जब वो रिटायर्ड हुए तो उनको पोज़ीशन ऑफ अब ये 4 स्टार जनरल बनेंगे। तो ये ज़रा इन 2 पॉइंट्स पे बताएँ। सर्विस रूल्स क्यों चेंज कर दिए? और यकदम जो है वो जो बाकी इतने जिसे जिसे कहते हैं ना डेकोरेटेड जनरल है इंडियन आर्मी में, बड़े ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जनरल है इंडियन आर्मी इज़ अ ब्रेव आर्मी लेकिन है की कीता। देखिए शिवा साहब, फिर आपकी गुगली आ गई, चलिए कोई बात नहीं। ये सिंपल सवाल है। सबसे पहली बात है चीमा साहब, देखिए जब सर्विस रूल्स अमेंड किए गए, वो अमेंड इसलिए किए गए ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए, ज़्यादा लोगों का अध्ययन किया जाए। अगर आप ये रूल बनाते हैं, भाई जो एक सर्विंग आर्मी चीफ है वही सीडीएस बन सकते हैं, तो जो आर्मी चीफ नहीं बना वो तो जिंदगी में सीडीएस बन ही नहीं सकता। देन बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग और अ सर्विंग आर्मी चीफ कुड ओनली बिकम सीडीएस, वो एक बंदा है। So this person will have a natural progression and part to CDS and nobody else. बट अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को देखें, अभी नेशनल सिक्योरिटी इसमें कई सारे डायमेंशंस, कई सारी चीजें मैंने आपको बताई, जो एक छोटे से 5-7 मिनट में आपको बता सकता था ब्रॉडली, पर इसमें तो एक पूरा दिन का डिस्कशन भी हो जाए, वो भी कम है। बट जब हम इन चीजों को देखेंगे तो ये हमारे यहाँ, अब मुझे बताइए कि नेवी वाले भी हो सकते हैं, एयरफोर्स वाले भी हो सकते हैं, आर्मी वाले भी हो सकते हैं, राइट? जो विपिन रावत जी से ये आया था कि जो आप आर्मी चीफ है वही सीडीएस बनेंगे, नेचुरल सा प्रोग्रेशन दिखा था। बट विपिन रावत जी competent थे, कैपेबल थे, तब इन्हें पोस्ट दिया था। इट वाज नॉट अ नेचुरल प्रोग्रेशन, सो द स्कोप वाज वाइडेंड, राइट? इट इज नॉट, इफ यू कैन नॉट बिकम द आर्मी चीफ और हेड ऑफ नेवी और हेड ऑफ एयरफोर्स, यू कैन नॉट बिकम सीडीएस, क्योंकि वो 3 लोगों में से आपका ऑप्शन होता। अब जो आपने विंडो बहुत ज्यादा बढ़ा दी, so that people with various kinds of capabilities would have a chance to come in and be qualified for the post. अभी भी जो चीजें आ रही थी, मैं देखिए मुझे इंटरनल नहीं पता कौन कौन रेस में था, मुझे ये पता 3 से 5 लोग जरूर कंसिडरेशन में थे, जो जिनमें नेवी में भी थे, जिनमें एयरफोर्स में भी थे। उन सब के क्रेडेंशियल्स को देखा गया, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को देखा गया, विजन को देखा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को देखा गया, इंटरनल थ्रेट्स एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों को देखा गया। उसके हिसाब से द बेस्ट पर्सन सूटेड फॉर द जॉब गॉट द जॉब। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटायर या नो रिटायर, because he retired in May last year. It's not a question of retire or no retire. ऐसा रिटायर करके कोई आउटडेटेड नहीं हो जाता। रिटायर करके कोई, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ पोस्ट। इसमें हमने एक और चीज भी खोली है कि भाई अगर आप मान लीजिए हेड ऑफ स्टाफ नहीं बन पाए, आप 4 स्टार जनरल नहीं बन पाए, या एयर चीफ मार्शल नहीं बन पाए, या नेवी के हेड नहीं बन पाए, बट स्टिल if you have the capability, this is always an option open for you. I don't understand how does a retire or no retire make a difference. It is the capability. या तो आपका ये मानना है कि भाई मतलब 1 साल में जनरल साहब में वो सारी खसूसियतें थी वो इवेपोरेट हो गई, ये मतलब ना मशीन में धुला हुआ कपड़ा हमने धूप में रख दिया, सारा उड़ गया पानी, अब तो पानी बचा ही नहीं, कपड़ा कपड़ा रह गया। ऐसा तो होता है नहीं। कैपेबिलिटी, क्रेडेंशियल्स और जो उनकी कैपेबिलिटी वो तो है ना, वो उनके सामने। अभी एक 10 सितंबर की बात है जीवा साहब, अभी एक डॉक्टर विपिन रावत सॉरी जनरल विपिन रावत साहब के एक फैसिलिटेशन हुआ था एक जगह, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, हमारे शायद नॉर्थ ईस्टर्न कमांड में एक चीज, एक उनका उनके नाम पे उनका नॉमेनक्लेचर हुआ, फैसिलिटेशन हुआ, ऑनर हुआ, उस चीज के भी इंचार्ज यही थे। So if you look at the credentials, is the criteria is not the liking a retirement and no retirement is not an option here at all. And others people who are considered, I don't know how many of them were retired and how many were them they were serving. So the selection is done on the logical process wherein the most suited person should get the job. और आप देखते हैं बिपिन रावत जी के बारे में क्या बताऊं, मतलब मैं छोटा सा आदमी क्या उनके बारे में बताऊं, बट आप जनरल वीके सिंह की बात करें, किसी की भी बात करें, दे आर ऑल मैन ऑफ क्लास, दे मैन ऑफ ऑनर। सो इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि भाई मेरी मर्जी है, मैनू ये अच्छा लग रहा सी, मैनू वो अच्छा नहीं लग रहा, वैसा कुछ ही नहीं होता। इट इज एग्जैक्टली डन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, एंड whosoever qualifies the merits, then he gets the job, and it's a job of honor. Everybody and anybody would like to get it. The good thing today is that not only serving officers but the officers, जो आपने क्राइटेरिया बताया, चलिए मेरे को रिपीट करने की जरूरत है, उसमें जो भी आते हैं, ही इज अ कंटेंडर और शी इज अ कंटेंडर, whoever is there can get to this job, and this is a honor, this is a pride to be a CDS of the Indian Army. बिल्कुल ठीक। तो मैं 2 इम्पोर्टेंट सवाल इकट्ठे करने लगा हूँ। जी एक तो ये है कि जो थिएटराइज़ेशन का कॉन्सेप्ट आया था और कहा गया कि इंडियन आर्मी में थिएटराइज़ेशन होगी, ये वो जी सारा।
आर्म्ड फोर्सेस ने इसके ऊपर रिजेंटमेंट शेयर की, ठीक है। फॉर्मर जो आई थिंक ये मौजूदा जो एयर चीफ है, इन्होंने कहा कि जो एयर एयर फोर्स है दैट इज़ नॉट अ सपोर्टिंग आर्म, ठीक है। फॉर्मर जब उस वक़्त बिपिन रावत साहब ने कहा कि ये सपोर्टिंग आर्म, उन्होंने कहा नहीं ये सपोर्टिंग आर्म नहीं है। ओपन खुलेआम वर्ड्स डिस्कस हुए। अब ये जो थिएटराइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप क्या समझते हैं? इस पोस्ट ने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर दी कि ऊपर से नीचे ऑर्डर पास नहीं हो रहे, जो चीज़ें शुरू होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती, एक अनसर्टेनिटी है और ये इंडियन फ़ौज के अंदर है और इसके ऊपर मैं जो कमेंट्री इंडियन मीडिया में पढ़ रहा हूँ, मैं उसी से सवाल कर रहा हूँ। मैं मुझे खुद तो कोई समझ नहीं है ना, व्हेन वी लिसन, वी रीड टू पीपल फ्रॉम इंडिया वो क्या कह रहे हैं? एक तो ये। दूसरा मैं इसके साथ ही ऐड कर लेता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट बात हो रही है कि इंडियन आर्मी को इमीडिएटली इसकी डीकोलोनाइज़ेशन की जाए। ये क्या है? क्या ये करना चाहते हैं? ये इनसे ये काम लिया जाएगा? थिएटराइज़ेशन का काम लिया जाएगा? ये कैसे इनके जो कंधों पे इतनी बोझ रिटायर्ड बंदे के कंधे पे बोझ डालना, आप नहीं समझते ये भी ज़्यादती है? वो तो उनको अच्छी वाली गोल्फ खेलनी चाहिए, जनरल्स दे आर गुड एट गोल्फ। उनको तो गोल्फ खेलनी चाहिए थी, थिएटराइज़ेशन पे लगा दिया, वो रिटायर्ड बंदे थे। लेकिन फिर भी एनी हाउ थिएटराइज़ेशन एंड डीकोलोनाइज़ेशन दोनों पे ज़रा बताएँ कि ये इसको मैनेज कर पाएँगे? इनके चैलेंजेस उतने ज़्यादा जो हैं वो क्योंकि चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही बिकॉज़ ऑफ दिस पोज़ीशन एंड कन्फ्यूजन है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। देखिए चीमा साहब, हमारे दुश्मनों की मंशा तो ये थी कि ये पोस्ट भरे ही ना। और यहाँ पे काफ़ी मीडिया में चीज़ें चली थी कि ज़रूरत क्या है, 9 महीने हो गए, काम चल रहा है, चलने दो। की ज़रूरत है पाजी, ऐसे चलन दो, कोई बात नहीं है, सब चल रहा है, सब बढ़िया है जी, मौज आ रही है। देखिए शिवा साहब, किसी भी बड़ी आर्मी में थिएटराइज़ेशन ज़रूरी है। आप यूएस को देखें, आप चाइना को देखें, आप रशिया को देखें, थिएटराइज़ेशन ज़रूरी है। थिएटराइज़ेशन के बिना आप इतनी बड़ी आर्मी एफिशिएंटली नहीं चला पाओगे। इतना बड़ा आर्म्ड फोर्स, आर्मी की जब मैं बात करता हूँ, मैं तीनों फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। ये सवाल नहीं उठता कि कौन ये सपोर्ट फोर्स है, कौन अटैक फोर्स है, ये सवाल नहीं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आप बालाकोट की बात करें तो बालाकोट में जो एयरफोर्स था दैट वाज द स्ट्राइक फोर्स। आप सर्जिकल की स्ट्राइक्स की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उसमें आर्मी वाज द स्ट्राइक फोर्स। एज अ स्पेशल फोर्सेस वेयर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आर्मी वाज द स्ट्राइक फोर्स। अगर आप समुद्र की बात करें, वहाँ ना एयरफोर्स होगा ना आपका ये आर्मी होगी, तो वहाँ स्ट्राइक फोर्स जो होगा वो इंडियन नेवी होगी, इंडियन सबमरीन्स होंगे। तो ये चीज़, ये धारणा लाना कि भाई ये सपोर्ट है, ये फ्रंटल फोर्स और ये सपोर्ट फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वॉर, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टेरिटरी। और ऐसा कोई डिस्कशन यहाँ था नहीं कि भाई हम सपोर्ट है आप फ्रंट हो, ऐसी कोई बात है नहीं। हर एक के एक रोल है, एक अहमियत है, डिपेंड्स ऑन द टेरिटरी। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दिए, राइट? तीनों एग्जांपल्स हमारे आम सामने हैं कि वहाँ किसका कितना बड़ा रोल है। अगर आप देखिए, हम इतना पैसा और इतने जहाज, आपने देखा होगा, आप नजर सब हर चीज पे रखते हैं, नेवी पे, हम नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नेवी पे हम बहुत पैसा लगा रहे हैं, वहां हम राफेल्स भी ले रहे हैं, राइट? चिनूक्स भी ले रहे हैं, और आर्मी का इतना बड़ा मॉडर्नाइजेशन, होविट्जर्स ले रहे हैं, आरपीजीज ले रहे हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स, स्ट्रॉचर्स ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, जो बहुत सारे आर्मर्स ले रहे हैं, नए AK-203 बन रही, नई असॉल्ट राइफल्स नई तरह की आ रही है। तो मॉडर्नाइजेशन तीनों में हो रहा है। अब ये जो है यहाँ, इस चीज के आने से क्या होगा चीमा साहब? देखिए, हमें लद्दाख में बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एग्जांपल में बात करूं, how much of army, how much of air force and how much of navy resources do we need, and they should be interlinked and interconnected, right? अभी क्या है, अभी थोड़ा फोर्सेस हमारे आइसोलेशन में चलते हैं। नेवी का अपना बजट है, एयरफोर्स का अपना बजट है, आर्मी का अपना बजट है। वो कहता है जी मेरी नेम है जी, मेरे को जी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है। एयरफोर्स वाले कहते हैं जी मेरे को जी जहाज लेने हैं, और आर्मी वाले कहते हैं जी मुझे मुझे मान लीजिए होविट्जर्स लेने हैं। ये हमारी सबकी प्रायोरिटी। बट जब ये थिएटर कमांड्स बनते हैं, जब प्रायोरिटाइजेशन होती है, तब हमारे पास मान लीजिए $100 बिलियन है, हमें $50 बिलियन का कैपेक्स लेना है। तब हम डिसाइड करेंगे लद्दाख में हमें आर्मी, बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यहाँ पे इतना है, हमें एयरफोर्स पे 50% पैसा लगाना है, 30% हम आर्मी में लगाएंगे, 20% जो हमारा बजट है वो नेवी में जाएगा, क्योंकि हमारा एक पैगोंग सो ही एक वहाँ है जहाँ नेवी की आवश्यकता है। और पैगोंग सो इज अ बहुत बड़ी जगह है और बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है। अब यहाँ हम नीचे साउथ में आते हैं, तो साउथ में हमारा 70% स्पेंड शुड बी ऑन द नेवी, another 15 to 20% on the air force, and another 10 to 15% on the army. तो जब ये कंबाइंड सोच आती है, एक एफिशिएंसी आती है ऑपरेशंस में, एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बेहतर बनता है। इट्स अ
फाइटिंग यूनिट इटसेल्फ, जो कमांड है दैट्स अ कॉन्सेप्ट इज अ फाइटिंग यूनिट। तो जो कमांड होती है वो डिटरमाइन करती है। ये नहीं कि भाई अब ये नहीं कि हम नेवी एक अलग सोच रही है, एयरफोर्स अलग सोच रहा है, आर्मी अलग सोच रही है। आपने देखी कि बॉर्डर पिक्चर बैटल ऑफ लोंगेवाला की पे बनी थी, तो उसमें वो देखा इंडियन एयरफोर्स सुबह आ पाता क्योंकि तब तक आर्मी संभाल रही है। अगर वहाँ एक थिएटर कमांड होता तो वहाँ वो जहाज डिप्लॉयड होते हैं, वहाँ वो चीजें डिप्लॉयड होती जो नाइट में भी फाइट कर सकते हैं। दो वी वन द वॉर, बट सवाल ये है कि आपको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, कॉस्ट को बचाना और आपके साथ आपको टेक्नोलॉजी लानी है। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करने हैं, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करनी है, आपको इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज करनी है। मैं आपको बताऊं चीमा साहब, एक टाइम था आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले की बात करूं, 70 से 80% नेवी का असला इंपोर्ट होता था। आज 8 साल में 7 साल में द क्लॉक हैज टर्न, 80% से ज्यादा असला यहाँ बनता है। इंपोर्ट की जरूरत नहीं। 3 फायदे, आपकी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे घटती, आप पैसे कम देते हो, आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हो, प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो जो आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट को नहीं कर पाओगे। करीब अभी 800 से 1200 चीजें ऐसी है मोदी जी के आने के बाद विच आर बैंड फ्रॉम इम्पोर्ट, यू कैनॉट इम्पोर्ट दम। एक टाइम में हम आईसीबीएम तो बना लेते थे पर बुलेट प्रूफ जैकेट बाहर से लेते थे। अब सुनिएगा, आईसीबीएम बनाने की कैपेबिलिटी है आप में, मंगलयान भेजने की कैपेबिलिटी, 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजने की कैपेबिलिटी, पर बुलेट प्रूफ जैकेट आप इंपोर्ट करते थे। आपको पता है इंडिया ने 30 साल में तक होविट्जर गन नहीं लिया, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद स्कैम। अब होविट्जर गन यहाँ बनता भी और जो जितनी हमें जरूरत है उतनी एक्सपोर्ट भी किया। अब राफेल की बात करें, वो करें। कहने की बात यह है कि जहां जितना चाहिए, जैसे चाहिए उसको किया जाए, उस पर डेवलप किया जाए। लेट पीपल थिंक एज अ ग्रुप। और सिक्योरिटी चैलेंजेस चीमा साहब अब दो तरह के, सिक्योरिटी चैलेंजेस एक्सटर्नली नहीं है, सिक्योरिटी चैलेंजेस आपके इंटरनल भी है। और हमारे एक स्ट्रेटेजिक कमांड भी होती है। आप तो पता है स्ट्रेटेजिक कमांड क्या करता है। तो स्ट्रेटेजिक कमांड के एसेट्स का भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाए, कहाँ थ्रेट परसेप्शन ज्यादा, कहाँ थ्रेट परसेप्शन कम है। अब स्ट्रेटेजिक कमांड की जो आर्सनल होता है उसमें न्यूक्लियर आर्सनल भी आता है। अब वो आर्सनल कैसे डिप्लॉय किया जाए, उसके व्हीकल्स क्या हो, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस क्या हो। लोकेशन तो आपको बदलती रहनी पड़ेगी ना, यू कीप ऑन चेंजिंग द लोकेशंस। जब तक ये कंबाइंड सोच नहीं आएगी तब तक ये नहीं होगा। और ये सब कहने की बातें हैं कि कोई फिक्शन कोई फ्रैक्शन कहीं नहीं है, सबने इसका स्वागत किया। और एक और चीज है कि अब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के व्यक्ति भी है, या वाइस एडमिरल हो, या हमारे वाइस एयर मार्शल हो, उस लेवल के व्यक्ति भी सीडीएस बन सकते हैं। एक दरवाजा खोला गया, एक हॉरिजन को बड़ा किया गया। एंड दिस इज व्हाट इज लॉजिकल एंड फेयर। एनीबडी विद कैपेबिलिटीज, एनी पर्सन कैन कम एंड बिकम। So I don't see where is an issue of it. This will smoothen the machinery. This will make the machinery more efficient, more resilient, and more war ready, because our threat perception is from the east, not from the west. जी। बिल्कुल सही है। एक और सवाल छोटा-सा बस कर रहा हूँ। ये जो वो चली थी एक पॉलिसी अग्निपथ की, उसको आप कैसे देखते हैं? वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी या फिर वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाएगी अंडर द जीवन न्यू साहब सीडीएस? देखिए, पॉलिसीज जो चल रही है उसका तो कंटिन्यूएशन है। अब नई चीजें आएंगी। अब जो पुराना चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अग्निपथ आज के डेट में इस लाइव किकिंग एंड रनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। नई चीजें और लाएंगे, नई चीजें और बेहतर लाएंगे। और जो आपको अग्निपथ में एक और अग्निवीर के संदर्भ में एक छोटी सी बात बोलूं, जो 70, जैसे मान लीजिए 100 लोग होते, 25 लोग आर्मी अब्सॉर्ब करती, 75 को नहीं करती। जो 75 होंगे दे हैव ऑलरेडी असाइंड जॉब्स इन बीएसएफ, आर्मी, आईटीबीपी एंड पुलिस, सो दे विल गेट अ प्रायोरिटी देयर। अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम में कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास काम नहीं होगा। इनफैक्ट दे हैव द प्रायोरिटी ओवर द नॉर्मल पीपल बिकॉज दे आर कम्पैक्ट, combat ready and military trained. They will have preferences, so that will beef up our जो एक सिक्योरिटी apparatus की बात करता हूँ, that will beef up the security apparatus of the company and take it to a different level. क्योंकि एक पुलिस वाले की कभी भी कॉम्बैट और मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग प्रेजेंट सिस्टम में नहीं हो सकती। बट अब इस सिस्टम में यू विल हैव पीपल हु विल बी ऑलमोस्ट लाइक military trained. I mean, I rest my case, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। So there is a continue, no policy will be changed or amended. It's a continuation of the policy. जो नई चीजें आएंगी और आएंगी। और अभी तो अभी बहुत चीजें पता लगेंगी चीमा साहब, अभी बहुत चीजें आएंगी। और ये जो हमारे ईस्टर्न साइड पे लोग हैं, वैसे तो इनकी हर चीज पे प्रतिक्रिया आ जाती है। आजकल कोई प्रतिक्रिया नहीं है, चुपचाप बैठे। चीमा साहब ने तो फिर भी पूछ लिया, पर वहां तो खैर पता नहीं क्या होगा। 1 अक्टूबर को पता लगेगा कि सीन कहाँ जा रहा है। 16 अक्टूबर को और फैसला होगा। सो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे देश के दुश्मनों का पूरा संकल्प था, पूरा विकल्प बनाया था कि सीडीएस ना हो। अरे वेस्टर्न मीडिया में खबरें डाली, आप इंटरव्यू ले रहे हो, कई सारे लोग बात कर रहे कि इसकी जरूरत क्या है, इससे ये होगा, इससे होगा। यार हमारी चीजें हैं,
हमारा घर है, हमें तो उसको चलाने दो, जो हम मर्ज़ी हम करेगा। अब वही हो रहा है कि मतलब बिरयानी मेरे घर में बन रही है, वैसे मैं नॉन-वेज खाता नहीं हूँ, 100% वेजिटेरियन हूँ, वैसे बिरयानी मेरे घर में बन रही है और मेरे पड़ोसियों के यहाँ पेट में दर्द हो रहा है। ये चीज़ आपको बताती कहीं न कहीं कोई तकलीफ तो है, समस्या तो है, पर कोई बात नहीं सीमा साहब, समस्या होना, तकलीफ होना अच्छी बात है। अगर आपके जानने वाले और पहचानने वालों को तकलीफ हो रही है, तो ये मानिएगा आपकी खीर का जो स्वाद है बहुत बढ़िया है, बिरयानी का ज़ायका बहुत शानदार है, तभी पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है। देखिए, वो बात तो सही है, पड़ोसियों को तो तकलीफ़ होगी। ज़ाहिर-सी बात है, उनको पता है कि एक इतनी अहम लेवल की जो पोज़ीशन है, वो कंट्रोवर्शियल हो रही है। तो क्या हो रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस का मोरल डाउन ना हो जाए, आपस में लड़ ना पड़ें। तो हमें तो तकलीफ़ होनी है, फोर्सेस में जो है ना, वो डिसिप्लिन रहना चाहिए। ये इसलिए पड़ोसी परेशान रहते हैं कि ये ना हो कि मोदी जी अपनी मर्ज़ी का बंदा ऊपर लगाने के चक्कर में कहीं नीचे जो है ना, कुछ कर बैठे। दैट इज़ व्हाई पड़ोसी परेशान रहते हैं सुमित भाई। वैसे तो आप कहें, हमें पता है, बड़े फिट जा रहे हैं। नहीं, चीमा साहब देखिए मैं लास्ट बात बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस में रेज़िगमेंट है, अगर आपको लगता है भाई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम होगी, कुछ स्ट्रक्चर है, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। कहते हैं यार जो इंडियन आर्मी हमें 4 जंगें हरा चुकी है, अब उनमें रेज़िगमेंट हो रहा, आपस में मतलब ना डिसोनेंस हो रहा, तो यू शुड बी हैप्पी। आपको क्या तकलीफ है? अब ये जो हम अब खुश। अब ये जो कहते हैं ना इश्क में जो मीठा-मीठा दर्द होता है, यही इश्क को बयान करता है चीमा साहब। आई रेस्ट माय केस। नहीं, हम खुश नहीं होंगे क्योंकि आपके यहाँ क्राइसिस पैदा होगा, इंस्टेबिलिटी होगा, उसका खतरा हमें नुकसान होगा। हम नहीं चाहेंगे कि आपके यहाँ कुछ मसला पैदा, ऐसी कोई बात नहीं। हम चाहते हैं वहाँ अमन रहे, मामलात शांति रहे, वहाँ पे कोई इस तरह के हालात पैदा ना हो कि हमें चीज़ें जाके वहाँ पे मैनेज शायद करनी पड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो 75 मच साल की भाई। हिस्ट्री उठाइएगा चीमा साहब, फिर बात क्या करेंगे। कह क्या मैं कह रहे हैं? 75 साल की हिस्ट्री उठाइएगा, कौन किसको मैनेज कर रहा है, आप उसमें फिर जाएँगे। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नवाज़िश। थैंक यू चीमा साहब।